ध्यान दें, क्लास 11th के लिए कल की क्लास में हम बताए जो हम कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं, फिर बताए कि अभी जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, जिसका आविष्कार ल्यूकास पेसियोली के द्वारा किया गया। अब ये आज का क्लास हम बताते हैं कि हमें लेखा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब व्यवसाय का आकार बड़ा होता है, बृहत मात्रा में व्यवसाय में लेन देन हुआ करता है, तो ऐसे व्यवसाय के लेन देन को, व्यवसायी को मौखिक याद करना, मौखिक याद रखना संभव नहीं होता है। इतना ही नहीं, कुछ साक्ष्य रूप में, जैसे हमें आयकर रिटर्न भरना है, जीएसटी भरना है, तो हमने क्या कुछ टर्नओवर किया वो लिखित रूप में चाहिए। तो कुछ साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करने हेतु भी लेखा जोखा लिखित रूप में होना जरूरी होता है। इसके साथ ही ये मान्यता है कि जब एक आदमी बहुत सारा सामान क्रय करता है, बहुत सारा सामान क्रय करता है, उसे हम मौखिक देते चले जाएं, पैसा जोड़ लें, ले लें, और बाद में वो फिर पुनः लौट के आए कि भाई हम फलाना सामान भी लिए थे जो आपने नहीं दिया, तो मौखिक आधार पे वहाँ पे विवाद हो सकता है। इसीलिए लेखा शास्त्री का मानना है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। और इसी सिद्धांत के आधार पे व्यवसाय में लिखने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ कि हम भविष्य में कोई जो संभावित घटना हो, उस घटना को आने ही ना दें। हर लेन देन को अगर लिखित रखें तो कोई झूठा जो हम पे आरोप लगाया कि हम फलाना सामान भी आपके यहाँ से लिए थे, आप वो नहीं दिए हमारे सामान में, वो छूट गया, तो हम पुर्जा देखेंगे, भाई पुर्जा में नोट है तो ठीक है, छूट गया, हमने नहीं दिया। अगर पुर्जा में वो चीज़ नोट नहीं है तो भाई आप लिया ही नहीं, है ना। और तब वहाँ पे एक दोहा बन गया, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। और उसी दिन से जब लिखने का प्रथा शुरू हुआ, तब मनुष्य जो महत्वाकांक्षी है, उसी सोच के आधार पे वह यह जानने का भी प्रयास करने लगा कि दूसरे व्यवसाय के तुलना में मेरा व्यवसाय का पोजीशन क्या है। तो दूसरे से हम कैसे कंपेयर करें। हम अपने सभी लेन देन को अगर स्पष्टता, तिथिवार, दिन प्रतिदिन प्रत्येक लेन देन को एक निश्चित नियम के तहत अगर लिखें, तब हम वित्तीय वर्ष के अंत में ये जान सकेंगे कि हमारा पूरे साल भर का क्या टर्नओवर हुआ, हमने क्या लाभ कमाया, क्या हानि हुआ। लाभ हुआ तो किस वस्तु पे, हानि हुई तो किस वस्तु से। लाभ हुआ तो कैसे हुआ, हानि हुई तो किन कारणों से हुई, है ना। तो ये सब जानने के उद्देश्य से भी लेखा रखना आवश्यक है, ठीक है। इसी क्रम में कल हम बताए कि इटली के वेनिस नगर के निवासी लूकास पेसियोली, जिन्हें डबल एंट्री सिस्टम का फादर कहा जाता है, उन्होंने 1494 ईस्वी में दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से अकाउंट लिखने के उद्देश्य से दो भागों में बांटे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट which are related to person, place, institution, corporation, firm, etc. For example, राम, सीता, LIC, बैंक, पार्टनरशिप फॉर्म, etc. इसके अंतर्गत लूकास पेसियोली ने फॉर्मूला बताए
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को नाम करें और देने वाले को जमा करें। फिर इम्पर्सनल अकाउंट को दो भाग में बांटें, रियल और नॉमिनल। रियल के अंतर्गत सभी टेंजेबल आइटम को लिए और नॉमिनल के अंतर्गत ऑल इनटेंजेबल आइटम को लिए। रियल के लिए फॉर्मूला दिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए फॉर्मूला दिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसे अकाउंट का गोल्डन रूल भी कहते हैं। इसे हम अकाउंट का गोल्डन रूल भी कहते हैं और यही रूल रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री भी होता है। रोजनामचा प्रविष्टि करने का भी रूल्स हमारा यही है, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। श्रीमान पीछे से वर्क लीजिए और आप भी बनाइए। हाँ, तो रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री भी यही है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला। अब जर्नल क्या है? प्रत्येक व्यावसायिक सौदे एवं लेन देन को तिथिवार व्यवसाय की जिस पुस्तक में हम प्रारंभिक रूप में लिखते हैं वह पुस्तक जर्नल कहलाता है। प्रत्येक व्यावसायिक सौदे या लेन देन को दिन प्रतिदिन तिथिवार एक निश्चित नियम के अंतर्गत व्यवसाय के जिस पुस्तक में हम लिखते हैं वह जर्नल कहलाता है। जर्नल लिखने के लिए हम फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसका हेडिंग देते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, जो भी व्यवसायी होगा उसका नाम, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग ये डेट, एक डेट का कॉलम, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम, फिर LF का कॉलम, डेबिट अमाउंट का कॉलम और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। क्रेडिट अमाउंट का कॉलम और अमाउंट के नीचे RS का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से ये कॉलम कुल 5, जर्नल बनाने के लिए कुल 5 कॉलम का प्रयोग होता है, जो हर जगह 11th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, CUET हो, स्टेट हो, टीचर लेवल का BPSC हो या और भी यूनिवर्सिटी लेवल का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जहाँ भी MCQ कॉमर्स से संबंधित होगा वहाँ ये एक क्वेश्चन MCQ के लिए संभावित होता है कि रोजनामचा बनाते समय रोजनामचे में कितने कॉलम होते हैं, है ना। रोजनामचा हिसाब किताब की कौन सी बही है? तो यह प्रारंभिक बही है। कोई भी लेन देन को हम सर्वप्रथम इसी पुस्तक में लिखते हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी बुक, प्रारंभिक पुस्तक कहते हैं, है ना। तो रोजनामचा प्राइमरी बुक है और इसमें कॉलम कितने होते हैं? 5। अब रोजनामचा बनाने के लिए लेन देन के कैटेगरी को 3 भागों में हम बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। व्यक्तिगत खाता, पाने वाले को नाम करें और देने वाले को जमा करें। वास्तविक खाता, जो आ रहा है उसे नाम करें, जो जा रहा है उसे जमा करें। और नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता में सभी खर्चा एवं हानि को नाम करें, सभी लाभ एवं आय को जमा करें। अब इस फार्मूला का प्रयोग करके हम जो भी लेन देन करेंगे उसके लिए लेखा करते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं राम स्टार्टेड बिजनेस RS 10,000। राम व्यवसाय प्रारंभ किया 10,000 रुपया से, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जो है यहाँ हो जाएगा क्या, राम।
जो भी बिजनेसमैन है उसका नाम यहाँ हो जाएगा। अब बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो, व्यापार और व्यापारी, ये दो चीज। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन हम व्यापार का करते हैं और करने वाला होता है व्यापारी। ठीक है, लेन देन हम व्यापार का करते हैं और करने वाला होता है व्यापारी। तो व्यापार हम 10,000 से शुरू किए, तो 10,000 ये क्या होता है, ये कैश है। और कैश टेंजेबल आइटम है जो दिखाई देता है, जो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में हम फार्मूला प्रयोग करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसीलिए डेबिट करते हैं, बिजनेस में कम्स इन हो रहा है कैश का, कैश अकाउंट DR 10,000। टू देने वाला है, बिजनेसमैन कोई ना कोई आदमी होगा, और आदमी को रियल ये पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्या जी, क्या करें मोबाइल, आदमी को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द। तो ये बिजनेस में जो ये 10,000 रुपया आ रहा है, ये कौन दे रहा है, गिवर हो गया बिजनेसमैन। तो यहाँ कैश अकाउंट दिया टू बिजनेसमैन होगा। लेकिन बिजनेसमैन में कौन है, राम। तो यहाँ हमको टू राम लिखना होगा, लेकिन वो राम, यहाँ राम के ही पुस्तक में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ राम नहीं लिखेंगे। राम जो पैसा दिया वो पूंजी के रूप में दिया, पूंजी लगाया। तो हम बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख के यहाँ पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट 10,000। अब यहाँ पे लिखते राम, लिख दिए कैपिटल, यानी यहाँ बिजनेसमैन का हम नाम लिखते, उसके बदले हम लिखे कैपिटल। तो एक के बदले दूसरे का प्रयोग हुआ, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। वह पर्सनल अकाउंट का उत्तराधिकार हुआ, ये प्रतिनिधित्व करता है पर्सनल अकाउंट का। कैपिटल क्या करता है, पर्सनल अकाउंट का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए कैपिटल हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़े कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट के 3 प्रकार हैं। लेकिन अब यहाँ देखें, पर्सनल अकाउंट का भी ब्रांच निकल के आ गया। पर्सनल अकाउंट का एक ब्रांच यहाँ हम पढ़े, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और इस तरह से हमारा बिजनेस स्टार्ट करने का जहाँ भी एंट्री होगा तो हम यही लिखेंगे, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। कुछ ऐसा जगह आता है जहाँ एक कैश ही नहीं, कैश के अतिरिक्त हम फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, गुड्स भी यूज करते हैं, सभी बिजनेस में यूज किया। तो बिजनेस प्रारंभ करते समय हम जितना भी कुछ बिजनेस में लगाते हैं सभी हमारा कैपिटल होता है ना। तो जब हम एक से अधिक चीज, जैसे कैश है, गुड्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, सब यूज करते हैं, तो यहाँ सबको बारी बारी से डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ नरेशन होगा, बीइंग started business with cash। इसी में अगला टॉपिक है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया RS 5000। तो ये RS 5000 क्या हो गया, कैश, और बैंक संस्था हो गया। कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट, और ये संस्था है बैंक, इसीलिए हो गया पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जबकि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यह बैंक में जमा किया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक रिसीवर हुआ, और रिसीवर को हमें डेबिट करना है। तो यहाँ पे दूसरा एंट्री का हम
करते हैं एंट्री बैंक अकाउंट डी आर टू बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से पैसा का गोज आउट हो रहा है। रियल अकाउंट में सूत्र है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे हमें जमा करना है। तो बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 5,000 being deposited into बैंक। तीसरा यही चीज रहे विथड्रॉ इनटू बैंक, बैंक से निकाला फिर 2,000 रुपया। तो यहां भी वही चीज है कैश और बैंक। यहां निकाला तो बैंक हो गया गिवर और कैश हमारे यहाँ कम्स इन होता है। तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में कम्स इन को डेबिट करते हैं और पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो मेरे यहाँ कम्स इन हो रहा है कैश का, कैश अकाउंट डी आर टू गिवर है बैंक टू बैंक अकाउंट being amount withdraw into bank, amount withdraw into bank। अब यहाँ पे अगला चीज है परचेज कंप्यूटर RS 25,000 का कंप्यूटर खरीदा। सामान्यतः परचेज को हम डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या खरीदा वो सामान का नाम दे दिया। परचेज हुआ है कौन चीज़ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर टेंजेबल आइटम है जिसे हम देखते हैं और उसके बदले हमने 25,000 दिया। तो कैश भी टेंजेबल आइटम है जिसे हम देखते हैं। तो दोनों रियल अकाउंट हो गया, कंप्यूटर भी और कैश भी। तो रियल अकाउंट में कम्स इन को डेबिट करते हैं, तो कंप्यूटर हमने खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डी आर और गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। तो गोज आउट हो रहा है कैश, तो कंप्यूटर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। यहाँ पे एंट्री बनेगा कंप्यूटर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 25,000 being परचेज कंप्यूटर। इस तरह ये जर्नल एंट्री का प्रोसेस है, जिसको हम थोड़ा और कल डालेंगे। आज इतना ही पे रोकते हैं, थोड़ा आगे करेंगे।